ऑपेरोन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, इसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, सिस्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था, एक मोनोसिस्ट्रॉन होता है, एक पॉलीसिस्ट्रॉन होता है। तो ऑपेरोन के अंदर क्या होता है, एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है और ये क्या करता है, ये रेगुलेट होता है किसके द्वारा, रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। जैसे हमने स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा था उसी तरीके से एक रेगुलेटरी जीन होता है और प्रोमोटर हमें पता ही है, जो स्टार्टिंग वाली इनिशिएशन वाली साइड थी उसको प्रोमोटर बोलते हैं। तो ऑपेरोन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें कि जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है उसको रेगुलेट करता है कौन, प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि प्रोमोटर और रेगुलेटरी जीन्स क्या करते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन को हेल्प करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं और जब वो उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, जब उसको काम करा रहे होते हैं, तब एक अरेंजमेंट बनता है और उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑपेरोन। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैक ऑपेरोन, टीआरपी ऑपेरोन, हिज HIS, इसे हिज मत पढ़ना, इट इज HIS, इन सब की फुल फॉर्म होती है VAL, VAL मतलब वेलाइन, TRP मतलब ट्रिप्टोफैन, लैक मतलब आएगा आगे। ये सब क्या है, वही अमाइनो एसिड्स जो हमने पढ़े थे। ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, इन सिस्टम के। कौन से सिस्टम के, यही वाला सिस्टम ऑपेरोन के। तो ऑपेरोन के अंदर सिर्फ लैक ऑपेरोन नहीं आता है, लैक ऑपेरोन भी आता है, टीआरपी ऑपेरोन भी आता है, HIS भी आता है और VAL भी आता है। बट हमारे सिलेबस में जो डिटेल में है वो क्या है, लैक ऑपेरोन। The elucidation of lac operon as a transcriptionally active system was first done by geneticists। नाम है, जेनेटिक्स के अंदर जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं उनको क्या कहते हैं, जेनेटिसिस्ट। जेनेटिसिस्ट कौन, जैकब, और एक थे बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट का नाम है मोनोड। इन्होंने क्या किया था, इसी लैक ऑपेरोन के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको हम कहते थे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम, कि लैक ऑपेरोन किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले किसने काम किया था, दो लोगों ने किया था, एक थे जेनेटिसिस्ट जो जेनेटिक्स के अंदर वर्क करते हैं, एक थे बायोकेमिस्ट। जेनेटिसिस्ट के अंदर नाम है जैकब और बायोकेमिस्ट के अंदर नाम है मोनोड। तो हम कह सकते हैं कि जैकब और मोनोड ने क्या किया था, लैक ऑपेरोन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था, इल्यूसिडेट किया था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जीन्स हैं जो लैक ऑपेरोन को कंस्टिट्यूट करते हैं, मतलब लैक ऑपेरोन के अंदर कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है, इसमें आपको डिटेल में नजर आएगा, जीन, नेचर और फंक्शन। तीन जीन है बेसिकली, I, Z और Y। तीन जीन है, नाम हमें याद रखना है, कौन कौन से जीन है, I, Z और Y। ये वो जीन है जो लैक ऑपेरोन के अंदर आते हैं। अब इन जीन्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि इनका नेचर कैसा है, नेचर मतलब ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और दूसरा हमें पढ़ना है इनका फंक्शन, कि इनका यूज क्या है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई जीन के बारे में। आई जीन इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर के अंदर आप वर्ड देखो, इनहिबिट, ये इंग्लिश का वर्ड है, इनहिबिट मतलब होता है रोकना, यानी ये रोकने का काम करता है, इनहिबिट स्टॉप करने का काम करता है। इट कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरोन। रिप्रेसर वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिप्रेसर क्या करता है, जो लास्ट वाला स्टॉप कोडोन की तरह एक्ट करता है। तो जो आई जीन होता है वो लैक ऑपेरोन के अंदर, लैक ऑपेरोन क्या है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रिप्रेसर की तरह काम करता है, रिप्रेसर को कोड करता है। कौन, आई जीन। नेक्स्ट जीन आता है जेड जीन। जेड जीन क्या करता है, सबसे पहले तो ये होता कैसा है, ये स्ट्रक्चरल होता है और वाई जीन भी स्ट्रक्चरल होता है। जेड जीन क्या करता है, बी गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम के बारे में हमने पहले पढ़ा था, यही रिएक्शन में पढ़ा था। और हमने एक चीज और क्या देखी थी कि बी गैलेक्टोसाइडेज तभी बनता है जब लैक्टोज प्रेजेंट हो। अगर लैक्टोज नहीं होगा बॉडी में तो बी गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं। तो बी गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए किस जीन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जेड जीन की। और बी गैलेक्टोसाइडेज की रिएक्शन क्या है, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है, लैक्टोज को तोड़ता है किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। थर्ड टाइप ऑफ जीन आता है वाई जीन।
वाई जीन भी स्ट्रक्चरल होता है, ये कोड करता है किसके लिए, परमीएज के लिए। परमीज के अंदर आप देखो एज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एंजाइम है, और किसको हेल्प करेगा, परमी। परमी क्या होता है, आपने अगर क्लास 11 सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो सेल में परमिएबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ये उसके लिए कोड करता है कौन, वाई जीन। और परमिएबिलिटी किसकी, कौन से सेल की, परमिएबिलिटी बी गैलेक्टोसाइडेज की। ये तीन किसके बारे में था, तीन जीन्स जो लैक ऑपेरोन के अंदर एक्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, लैक ऑपेरोन को किसने बनाया, किसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट किया, इलुसिडेट किया, उसके बाद इसमें कौन कौन से जीन होते हैं। तीन जीन के नाम हमने पढ़े, आई जीन, जेड जीन और वाई जीन। फोर्थ टाइप ऑफ जीन क्या होता है, ए जीन। ए जीन के अगर हम नेचर की बात करें तो कैसा होता है, स्ट्रक्चरल होता है, और फंक्शन के अंदर देखें तो ये ट्रांस एसिटाइलेज, एज आ गया एंजाइम है, ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। बेसिकली ये जो चारों जीन होते हैं ये क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज को कोड करते हैं। जैसे सेकंड वाला जो जीन था वो कोड कर रहा था किसको, बी गैलेक्टोसाइडेज को, नेक्स्ट वाला परमिएबिलिटी को, और ये लास्ट वाला जो है ए जीन, ये किसको करता है कोड, ट्रांस एसिटाइलेज को। ये चारों क्या थे, जीन्स थे। अब इन चारों के बारे में देखो, इन जीन्स की हमें जरूरत ही क्यों होती है। ऑल जीन्स मतलब यही चारों जीन्स क्या करते हैं, लैक ऑपेरोन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और इन जीन्स की हमें जरूरत पड़ती है क्यों, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, अगर आप देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है कि आपने मान लो खाना खाया, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो इस ऑर्गन में जाएगा, फिर वो इस ऑर्गन में जाएगा, तो ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो लैक्टोज के अंदर भी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके अंदर ये सब जीन्स हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें देखना है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, किसी चीज को स्टिमुलेट करना, स्टार्ट करना। तो जो लैक्टोज होता है वो इंड्यूसर की तरह काम करता है, किसके लिए, लैक ऑपेरोन के लिए। क्यों, कैसे काम करता है, सिंस इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेरोन। मान लो हमारे घर के अंदर एक बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, उसमें हमें मान लो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है तो हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। इस तरीके से लैक ऑपेरोन भी तो एक सिस्टम है, हर टाइम ऑन थोड़ी ना रहेगा, कभी बंद भी करना है, कभी खोलना है। तो स्विचिंग ऑन मतलब लैक ऑपेरोन को ऑन ऑफ करने का काम कौन करता है, लैक्टोज करता है। कैसे, क्योंकि लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, if lactose is provided to the growth media of bacteria in absence of any other carbon source, then it is transported inside the cell by permease। जो लैक्टोज होता है वो क्या होता है, ग्रोथ मीडिया के अंदर एक्ट करता है। बैक्टीरिया के अंदर एक ग्रोथ मीडिया होती है, अगर उसके अंदर कार्बन नहीं है, अगर मीडियम के अंदर कार्बन नहीं है तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर के सेल हैं वो परमेबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी। और हमने ऊपर पढ़ा था परमेबिलिटी के लिए कौन सा जीन काम करता है, परमेबिलिटी के लिए जो जीन था वो थर्ड नंबर का जीन था, यानी कि वाई जीन था। For permease to be present and lactose to enter inside the cells, low level of expression of lactoperon must be present all the time। परमिएबिलिटी को एनहांस करने के लिए, परमेज होने के लिए, परमेज एंजाइम के काम करने के लिए लैक्टोज के अंदर क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये सेल के अंदर जाएगा, एंटर इनसाइड द सेल्स, सेल के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा, लैक्टोपेरोन को जो उसका लेवल है उसको एक्सप्रेस करेगा। और एक्सप्रेस भी कैसे करेगा, ये हर टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। ये किसके बारे में था, लैक ऑपेरोन, उसके जीन्स, और जीन किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है कि जो हम इंड्यूसर की बात कर रहे हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे तब तो इस तरीके से काम हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले वो इंड्यूस करेगा, फिर बैक्टीरिया के अंदर वो परमेबिलिटी आएगी, परमेबिलिटी आने के बाद वो हर टाइम एक्सप्रेशन को शो करेगा। बट एक केस ये भी तो है कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट ही नहीं है, वो एब्सेंस है, अगर इंड्यूसर वहां पर मौजूद ही नहीं है तो लैकोपेरोन के अंदर जो रेगुलेशन है, जो काम है, वो किस तरीके से होगा, उसको देखने के लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, लैकोपेरोन के
जीन्स के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर इंड्यूसर्स प्रेजेंट हैं तो किस तरीके से काम होता है। अब हमें देखना है कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो किस तरीके से काम होगा। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर एब्सेंट है यानी इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, जो आई जीन है वो ट्रांसक्राइब होगा। अब देखो ध्यान से, ये चारों जीन के बारे में अब आएगा काम, इसको अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, डायग्राम में देखो आई जेड वाई ए, जैसे हमने चार जीन लाइन से पढ़े हैं उसी तरीके से ये प्रेजेंट है। आई, आई के अंदर क्या देखा था, रिप्रेसर, इसलिए यहाँ पे हो गया रिप्रेसर। रिप्रेसर कौन से आरएनए के अंदर, एम आरएनए के अंदर। वाई ए, ये ओ क्या है, ये यही रिप्रेसर है। ये क्या है, ये रो है, जो हमने देखा था ना स्टार्ट कोडोन के लिए एक फैक्टर होता है, ये वो है रो फैक्टर। यहाँ पर ये आ गया रो फैक्टर, लास्ट में जाके इसे स्टॉप होना है किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। अब ऊपर देखते हैं, आई जीन क्या करता है, ये वाला जीन, आई gene transcribes to synthesize repressor mRNA which translates to form repressor। जो आई जीन है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, किसके लिए, कि वो रिप्रेसर बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि रिप्रेसर को कौन सिंथेसाइज करता है, आंसर क्या होगा, आई जीन। और रिप्रेसर भी कौन सा, रिप्रेसर mRNA। और रिप्रेसर करता क्या है, ये ट्रांसलेशन का काम करता है। दिस रिप्रेसर, अब रिप्रेसर फॉर्म हो गया, किसने रिप्रेसर को फॉर्म किया, रिप्रेसर को फॉर्म किया आई जीन ने। अब क्या होना है, आगे बाइंडिंग का प्रोसेस होना है, आगे जुड़ना है। अब ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है किससे, ऑपरेटर रीजन ऑफ ऑपेरोन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब जीन्स। अब क्या होता है, ये जो रिप्रेसर है ये आगे जाके आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब हो जाता है। और ये तीनों जो जीन है Z, Y और A, यानी ये तीनों जो जीन हैं ये नेगेटिव रेगुलेशन मतलब रोकने का, स्टॉप करने का काम करते हैं। देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज जीन्स, अगर ये जीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म लैक्टोज का सीजेस रुक जाएगा। अगर ये चारों जीन प्रेजेंट नहीं होंगे तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो वो स्टार्ट होगा, अगर आई नहीं होगा, आई जीन नहीं होगा तो सिंथेसिस भी नहीं होगा, और अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो बाइंडिंग भी नहीं होगी, और बाइंडिंग नहीं होगी तो रोकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बेसिकली लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो हो ही नहीं पाएगा। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, इंड्यूसर के एब्सेंस के बारे में। बट अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो वही होगा जो हमने पहले पढ़े थे, ये सारे एंजाइम कौन कौन से, ये हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, डी गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इन सब का फॉर्मेशन होगा किस किस के द्वारा होगा, जेड वाई और ए जीन के थ्रू इन सब का फॉर्मेशन होगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन आराम से हो जाएगा। ये किसके बारे में था, इंड्यूसर प्रेजेंट और एब्सेंस के बारे में। अब हमने एब्सेंस वाला तो देख लिया, अब देखते हैं प्रेजेंस वाला। प्रेजेंस वाले में अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये तो वही रहना है, आई जीन जेड वाई और ए की लोकेशन वही रहनी है। चेंजेस किस में आएंगे, इंड्यूसर में आएंगे। आई ने क्या करा, रिप्रेसर एमआरएनए बना दिया। अभी जो रिप्रेसर एमआरएनए बना है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव मतलब अभी ये काम नहीं कर रहा है। और जेड वाई और ए ने क्या करा, लैप एमआरएनए बना दिया। किसने बनाया, जेड ने। अब ये जो लैक एमआरएनए है ना, ये फॉर्मेशन करता है किसका, इन तीनों का, बी गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। बी गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाता है, जेड, Y बनाता है परमिएज, और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। इनके बारे में हम उस ऊपर उसमें भी देख चुके थे, बॉक्स के अंदर जो हमने ऊपर टेबल पढ़ी थी ना उसमें भी था। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि Z फॉर्म करता है बी गैलेक्टोसाइडेज, Y फॉर्म करता है परमिएज और A फॉर्म करता है ट्रांस एसिटाइलेज। इनको हमेशा सीरीज में याद रखो। अगर लाइन से IZYA याद रहेगा तो फिर बी गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज भी याद रह जाएगा। अब हम इस चैप्टर के लास्ट की ओर हैं, अभी चैप्टर बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। लास्ट टॉपिक है कौन सा,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लैब ऑपेरोन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। शॉर्ट में हम कहते हैं HGP। H का मतलब ह्यूमन, G मतलब जीनोम, प्रोजेक्ट मतलब P। अब हुआ क्या था, एक स्टोरी सी है, पहले एक एग्रीमेंट बना था, एक प्रोजेक्ट हुआ था, तो हमें इसके बारे में पूरा पढ़ना है कि कब शुरू हुआ, क्या इसका रिजल्ट निकला, किस किस के बीच में ये प्रोजेक्ट हुआ था। तो ये एक जॉइंट वेंचर था, किस किस के बीच में, एक तो यूएस डिपार्टमेंट के बीच में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और दूसरा कौन था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की शॉर्ट फॉर्म है NIH। और इन दो लोगों ने जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट कमिटमेंट के थ्रू ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। बाद में जाकर एक थर्ड पार्टी थी, कौन सी, वेलकम ट्रस्ट, कहाँ की, यूके की, यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को किया था लॉन्च। लॉन्च किसने किया था, लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था 1990 के अंदर और कंप्लीट हो गया था 2003 के अंदर। तो अगर आप टाइम पीरियड देखो तो कितना, लगभग 13 ईयर्स लगे। और ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर था क्या, दिस प्रोजेक्ट वर्क टुवर्ड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये पता लगाना था कि जो डीएनए की सीक्वेंस है ह्यूमंस के अंदर वो कैसी है, बिल्कुल कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर सब कुछ उसके बारे में जानने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले बताया गया है व्हाट इज डीएनए। अभी तक हम डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट एक्चुअल में डीएनए है क्या। जैसे जीन हमने पढ़ा, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। इसी तरीके से डीएनए क्या है, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइनिंग इट्स सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स कैन सॉल्व मेनी मेडिकल, एग्रीकल्चरल, एनवायरमेंटल एंड एवोल्यूशनरी मिस्ट्रीज। डीएनए क्या है, स्टोर हाउस है। जैसे घर में होता है ना एक स्टोर रूम जिसमें हम कबाड़ा भर देते हैं, इसी तरीके से डीएनए क्या है, एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है। और इसमें क्या चीज स्टोर होती है, क्या चीज जमा होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। इसलिए हम क्या कहते हैं, डीएनए क्या है, एक स्टोर हाउस है, किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू या फिर इस डीएनए के थ्रू हमें पता क्या लगता है, हम डिटरमाइन करते हैं, हम पता लगाते हैं कि बेस पेयर्स का सीक्वेंस कैसा है। और अगर हमें बेस पेयर्स का सीक्वेंस के बारे में पता चल जाता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास हम जो जाते हैं उसे मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल, एवोल्यूशनरी, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम क्या पता लगाते हैं, किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। तो अभी तक हमने क्या देखा, इस ये प्रोजेक्ट किस किस के बीच में था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और बाद में एक और पार्टी आ गई थी, कौन सी, वेलकम ट्रस्ट। लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में, कंप्लीट हुआ था 2003 में। इस प्रोजेक्ट के अंडर हमें पता क्या करना था, हमें क्या, उन लोगों को क्या पता लगाना था कि जो डीएनए के सीक्वेंस है ह्यूमंस के अंदर वो कैसा है, किस तरीके से है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर डीएनए की एक डेफिनेशन निकल कर आई कि डीएनए क्या है, स्टोर हाउस है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। और डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर बेस पेयर्स किस तरीके से सीक्वेंस है जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है। अब हम बात करते हैं ये जो HGP है, HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। HGP के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आप वर्ड से देखो, दो वर्ड से मिलकर बना है, यहाँ पे आप कट करो, बायो और इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स से थोड़ा इंफॉर्मेशन वाला सेंस आ रहा है। इंफॉर्मेशन मतलब इनके बारे में, किसी भी चीज के बारे में पता लगाने को, नॉलेज को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। बायो मतलब बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग, जीने वाले जो लोग होते हैं, जो जीवित वस्तु होती है, जीवित जीवाणु वगैरह होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए जो एक ब्रांच बनी हुई है वो क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब बायो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम होते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो DNA होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में पता लगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ह्यूमन जीनोम, जीनोम refers to the totality of genes that are present in human being। ह्यूमन जीनोम का मतलब क्या है? ह्यूमन जीनोम का मतलब है कि ह्यूमंस के जीनोम। अब बात करते हैं जीनोम क्या होता है। जीनोम का मतलब होता है टोटल जीन्स जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट है। मान लो आपने कहा इतने जीन है, तो जितने भी जीन है टोटल जीन को हम क्या कहते हैं? हम जीनोम कह देते हैं। सिंगल जीन सिंगुलर फॉर्म है तो जीन, और अगर सबको एड ऑन कर दिया, टोटल कर दिया, तो क्या बन गया? जीनोम। और कितने होते हैं? जो बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं 3 × 10⁻⁹। अब कॉस्ट कितनी आई? अब कोई प्रोजेक्ट बना है तो उसके अंदर पैसे भी खर्च होंगे, तो हमें उसके बारे में भी स्टडी करना है। एक बेस पेयर के सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए $3 की कॉस्ट आई थी। तो सोचो हमें तो इतने सारे बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करनी थी। इतने बेस पेयर 3 × 10⁹ बेस पेयर की कॉस्ट कितनी आई थी? 9 बिलियन $9 बिलियन कॉस्ट आई थी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आया तो हमें लिखना पड़ेगा। इनॉर्मस सीक्वेंस डाटा सो जनरेटेड वुड हैव रिक्वायर्ड, इतना डाटा कलेक्ट हो गया था इस प्रोजेक्ट के बाद में कि 3300 बुक्स लगी थी कि जो भी डाटा निकला उसको हम लिख पाए, अरेंज कर पाए। और 3300 बुक के अंदर कितने पेजेस थे? एक बुक के अंदर पेजेस थे 1000 पेज एक बुक के अंदर, और 3300 बुक लगी, तो सोचो कितना ज्यादा डाटा। इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज्यादा लार्ज सीक्वेंस डाटा हमारे पास निकल के आया था। Hence, for storing, retrieving and analyzing this enormous data, a new branch of biology has been developed known as bioinformatics। अब जो इतना सारा डाटा निकल के आ गया, इसको अरेंज करने के लिए, इसको संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीविंग मतलब कि जब हमें दोबारा जरूरत पड़े तो हमारे को डाटा मिल जाए, इस सब के लिए बायोलॉजी के अंदर एक नई ब्रांच बनाई गई और उस ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो डाटा आया था उसको कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बनाई गई थी। कौन सी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये बात हुई किसकी? ह्यूमन जीनोम्स के बारे में। बट जीनोम तो नॉन ह्यूमन मॉडल्स के भी थे, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, कैनोरहाबिटिस एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी 2 स्पीशी ली गई थी, राइस एंड अरेबिडोप्सिस। इनको भी क्या? इनके भी DNA को, इनके भी जीनोम को सीक्वेंस किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बारे में था ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में था। अब मेथड्स टू आइडेंटिफाइंग जीन्स, ये जो जीन्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली। वो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो है आइडेंटिफाइंग EST। EST के फुल फॉर्म है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। 2 मेथड होते हैं जीन की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए, एक तो EST और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। अब इन दोनों के बारे में पढ़ना है। EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके अंदर DNA का एक पार्ट लिया गया है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है। एक्सप्रेस मतलब दर्शाया जाता है, जैसे कि ट्रांसक्राइब, जैसे कि वो जब ट्रांसक्राइब हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसमें तो mRNA बना, फिर क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन बन गया। तो ये बेसिकली क्या होता है? ये फोकस करता है किस पर? कि सीक्वेंसिंग जो हो रही है जीन के अंदर उसको एक्सप्रेस करने के लिए। एनोटेशन क्या होता है? इस अप्रोच के अंदर जो एंटायर जीनोम है, एंटायर जीनोम मतलब कुछ तो वो है जो कोड हो रहा है, कुछ है जो नॉन कोड है, मतलब जो कोडिंग नहीं हो रहा है। इन दोनों को ही सीक्वेंस किया जाता है इसके अंदर, एनोटेशन के अंदर।
और बाद में देखा जाता है कि उसका फंक्शन क्या है, किस पार्ट को, किस रीजन के अंदर वो है, किस पार्ट में वो है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये दो मेथड्स थे। अब बात करते हैं किसकी, जीनोम सीक्वेंसिंग की, कि सीक्वेंसिंग किस तरीके से होती है। डीएनए from the cells is isolated and randomly broken into fragments of smaller sizes। डीएनए क्या होता है, सेल के अंदर से अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है और बाद में छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाता है, ब्रॉक, अपने आप को तोड़ लेता है। इन छोटे छोटे पीसेस को बाद में क्लोन किया जाता है। क्लोन मतलब खुद से एक नया स्पीशी बनाना, खुद से नया कुछ करना, और उसको सुटेबल होस्ट के अंदर डाला जाता है यूजिंग वेक्टर्स। ये तीन वर्ड हैं, क्लोनिंग, होस्ट और वेक्टर्स। इन तीनों के बारे में जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे यूनिट, उसके अंदर कवर करेंगे। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपने नई चीज को डाला, वेक्टर वो चीज है जिसके थ्रू डाला, जिसको यूज करके डाला, और क्लोनिंग मतलब जैसे एक चीज से हम डुप्लीकेट नहीं बना लेते, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स एम्पलीफाई इनटू द होस्ट। अब होस्ट के अंदर जो क्लोन किया हुआ फ्रेगमेंट्स है वो एम्पलीफाई मतलब वो बहुत सारी पॉपुलेशन बना रहे हैं। बाद में क्या होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं किसको, सीक्वेंसिंग को। कॉमन वेक्टर जो हम यूज करते हैं, वेक्टर क्या जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, दो हैं कॉमन वेक्टर, एक तो बीएसी और एक वाईएसी। बीएसी की फुल फॉर्म है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और वाईएसी की फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जो होस्ट हम लेते हैं, होस्ट क्या है, जिसके अंदर क्लोनिंग वाला मटेरियल डालना है, वो होस्ट हम लेते हैं ज्यादातर क्या, कॉमनली हम इसी को लेते हैं, किसको, बैक्टीरिया और ईस्ट को। ये किसके बारे में था, जीनोम की सीक्वेंसिंग किस तरीके से की जाती है। इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम। जीनोम जो है, जो हमारा मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके क्या मैप्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। तो दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और एक है माइक्रो सैटेलाइट्स। ये क्या होते हैं वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। स्पेशलाइज्ड एंजाइम, कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये क्या करते हैं, इनको हम यूज करते हैं कट करने के लिए। मान लो आपको किसी, ये एक पूरा मटेरियल है, इसको आपको थोड़ा सा पार्ट कट करके क्लोन करना है और आप उसके लिए इसको होस्ट में डालोगे, जिसके थ्रू डालोगे उसको आप बोल रहे हो वेक्टर। तो कट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं, हर चीज एंजाइम से होगी, वो क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। एज आ गया, एज मतलब ये क्या है, एंजाइम है। इसको हम कट करते हैं स्पेशलाइज साइट को। मान लो हमें ये वाला पार्ट कट करना है, तो ये क्या है, ये स्पेशलाइज साइट है। और बाद में क्या करते हैं, इसको होस्ट के अंदर जो हमें जरूरत होती है उस वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको ग्रो करते हैं, और हमें जो कुछ भी स्टडी करना होता है वो स्टडी कर लेते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। माइक्रोसैटेलाइट्स क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंस जो भी है उसको रिपीट करना। अब एचजीपी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई थी। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, पहली तो ये कि ह्यूमन जीनोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, 3⁹ और अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें, पावर हटा के इसको सॉल्व किया जाए तो 3164.7 मिलियन क्या प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीनोम में, न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, एक एवरेज जीन में, मतलब एक जीन में कितने बेसिस होते हैं, 3000, और जो साइज होता है जीन का वो वेरी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट जीन किस, लार्जेस्ट जीन का नाम क्या है, तो लार्जेस्ट जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन के अंदर कितने बेसिस होते हैं, 2.4 बेसिस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स, ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स होते हैं, जीनोम मतलब टोटल ऑफ जीन, लेकिन टोटल जीन्स कितने होते हैं, 30,000। किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर बात हो रही है। ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स हैव अननोन फंक्शन। जितने भी जीन्स हमारे डिस्कवर हुए हैं उसमें से बहुत सारे अननोन हैं, जिनका हमें फंक्शन नहीं पता है।
लेस देन 2%, जितने भी जीनोम है उसमें से 2% से भी कम को ही हम कोड कर पाते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम, जीनोम का जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो रिपीटिंग सीक्वेंस है, रिपीट होता रहता है, जैसे AUG फिर AUG फिर AUG, इस तरीके से। क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन्स, ज्यादातर जीन्स के अंदर क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट होता है और बहुत कम जीन्स के अंदर क्रोमोसोम Y प्रेजेंट होता है। बताया है ये 30,000 जो जीन थे ना, ये 3000 बेसिस उसके अंदर से बताया है। ज्यादातर कितने मिले थे जीन्स, जब इन्होंने स्टडी किया था प्रोजेक्ट को, ज्यादातर क्रोमोसोम 1 मिला था जीन्स के अंदर, और लोएस्ट फ्यूएस्ट कितना मिला था, क्रोमोसोम Y मिला था। इसके बाद टर्म आती है SNP। SNP मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी जो लोकेशन है वो ह्यूमन डीएनए के अंदर है, और इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 1.4 मिलियन। ऐसा माना जाता है कि ये जो SNP है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत सारी डिजीज को एक्सप्लेन करता है कि ये बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनाता है। एवोल्यूशन चैप्टर हमारा अगला है। एवोल्यूशन क्या होता है कि मान लो ऐसा कहते हैं ना कि पहले हम चिंपैंजी थे फिर बाद में जाकर ह्यूमन बने, तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन है कि टाइम के साथ साथ चेंज आया बॉडी में। ये सब क्या था, डीएनए के अंदर जो भी HGP प्रोजेक्ट था उसका हमने पूरा कंप्लीट देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में